नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जी हाँ, एक ऐसे ही मझधार को चुनौती देने वाले व्यक्ति हमारे सामने हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए पूरी तरह से 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन में 127th रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हम सभी के बीच के विकास कुमार पंडित जी, आपका स्वागत है सर इस गादी मंडेला फाउंडेशन मंच पे। क्योंकि हम लोग एक सह पे हैं जी, लेकिन एक भाव बढ़ जाता है, एक इरादे बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं एक तन्मयता भी बढ़ जाती है और एक कदम कहीं न कहीं ऊपर चला जाता है। तो मुझे सौभाग्य मिला है इस मंच की तरफ से कि आपसे कुछ रूबरू होने के लिए और आपके मन में उन सभी चीज़ों को सुनने के लिए कि जो ये श्रोता लोग हैं सुनना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बीपीएससी से ही मैं शुरू करूँगा, मैं फिर बाद में और अन्य मुद्दों पे आऊँगा। तो सबसे पहले वो प्रखर कहाँ पे आया कि कब से आपको लगा कि यार यहाँ मुझे बीपीएससी को एक ट्यूनिंग में लाना चाहिए, और कब आप धार में थे उसके और कब आप मझधार में पहुँचे और कब आपने चुनौती देना शुरू कर दिया? मैं पहले बता दूं कि रैंक 279 है। अच्छा, सॉरी, 279 रैंक है, रेवेन्यू ऑफिसर मिला है बीपीएससी में। तो आपका क्वेश्चन जहाँ तक समझ रहे कि किस कब मतलब बीपीएससी की तरफ मुड़े। हाँ, वह धार कब थी? हाँ। कि हाँ ये बीपीएससी है, शुरू हो गया है, और कब लग रहा है कि अब ये मैं मझधार में हूँ, यहाँ मुझे चुनौती मिलना शुरू हो गई है और अब मुझे इसको पार कर ही लेना है। जी जी, देखिए, मूल रूप से मैं यूपीएससी का तैयारी अच्छा कर रहा था और यूपीएससी का कोचिंग भी किया, लगभग 1.5-2 साल किया पूरी तरह। अच्छा। फिर यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, कोचिंग तैयारी करते हुए कोचिंग कर रहा था उस समय दिया। जब पूरी तरह कोचिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद दिया दूसरा अटेम्प्ट। जब दूसरा अटेम्प्ट देने के बाद एक लगता है ना कि अब 2 साल 2.5 साल हो गया, फिर लगने लगा कि नहीं अब स्टेट पीसीएस की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि बैकअप प्लान में कुछ न लेकर चलूं और यूपीएससी इतना अनिश्चित है कि फिर आगे चल क्या करूंगा। हाँ। तो फिर जब उधर गया तो फिर मैं बीपीएससी देने लगा। तो उसी बीच में मतलब उतना सीरियस नहीं दे रहा था बीपीएससी। पहला दिया, मतलब वो धार था, दूसरा दिया बीपीएससी, दूसरे में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था तो उसमें भी बीपीएससी में 0.5 मार्क्स से छटा था, 68 थी। लेकिन जब फिर तीसरा अटेम्प्ट यहाँ दिया था यूपीएससी, नहीं दूसरा ही अटेम्प्ट दिया था, तब ये लगने लग गया कि 3.5 साल हो गया आया हुए। और जून में यूपीएससी का पेपर खत्म हुआ, उसके बाद सितंबर में था बीपीएससी। तो ये लगा कि नहीं, अब एक होता है ना, अब इसी को निकालना है, अब बीपीएससी ही निकालूंगा। अब 3 महीना बचा है, एकदम निकालना है, क्योंकि अब यूपीएससी नहीं निकला अब कहाँ जाऊंगा, फिर अगले साल इंतजार करना है, ये करना। तो फिर वही टर्निंग पॉइंट था कि पूरी तरह लग गया और अंततः प्री हो गया 69th में। तो प्री हो गया तो मेंस भी हो गया और इंटरव्यू भी हो गया, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मुझे लगा कि देखिए, प्री ही मेन बाधा थी मेरे लिए। अच्छा। और यूपीएससी खैर मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, उसमें भी प्री नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है कि नहीं, इसमें प्री हो गया ना, तो फिर इसको भी निकालना। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सेकेंड अटेम्प्ट में आप बता रहे हैं 0.5 मार्क्स से आप रह गए और थर्ड अटेम्प्ट आपने बहुत मेहनत किया। तो जब आपका 0.5 मार्क्स रुका था, ये बात कितने लोग जानते थे इस चीज को कि आपका 0.5 मार्क्स रुका है? कितने लोग ये इससे परिचित थे? बस घर ही बताया था कि इतना, बस इतना ही और मार्क्स रहता तो हो जाता। इसके अलावा मेरे रूममेट जानते थे, और किससे मैं क्यों बोलूँ, क्या मतलब बोलने की क्या जरूरत है। और जब आप इस थर्ड टाइम बीपीएससी को दिए, ये 0.5 वाला कहीं न कहीं कैलकुलेशन आपके माइंड में वो चल रहा था कि किस तरह से इसको हर्डल को पार करना? इसमें तो अलग उत्साह था कि अब की बार निकलना ही है, मतलब एक था ना कि अब की बार निकल जाएगा। पेपर जाने से पहले लग रहा है नहीं अब की बार हो जाएगा। तो अब हो गया, मतलब 6 नंबर ज्यादा नंबर ला दिया जितना कट ऑफ से। जैसे एक होता है कि आपने जहाँ तक बोला कि जो थर्ड अटेम्प्ट आपका था कि आपने 3 महीने पहले से मूड बनाया। तो एक स्टूडेंट के लिए एक जो मूड शिफ्टिंग होता है कि वो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हो, एक माहौल में, एक अलग वातावरण में हो, अचानक से चीज़ों को बदलना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनली भी टफ होता है और अपने आप को और मेंटली भी इस चीज़ को ढालना थोड़ा सा होता है। 3 महीना जैसे आप कहेंगे तो बहुत सुनने वाले कहेंगे कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बहुत पहले से प्रिपरेशन है, इस तरह हार्ड लेवल पे कर रहा होगा, बस बताने के लिए 3 महीना।
तो ऐसा पॉसिबल किस तरह से हो सकता है कि 3 महीने में मतलब पूरी तरह से अगर तन्मयता झोंक दिया जाए तो किस तरह से? वो मैं शेड्यूल जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल क्या था आपका? देखिए, केवल 3 महीना नहीं पढ़ा हूँ। अभी हाँ। बताएगा 6वीं में 0.5 हाँ, मार्क्स हाँ। आता रहा था। इसका मतलब पहले से मैं पढ़ा था हाँ। और यूपीएससी पूरा कोचिंग किया हूँ, विधिवत यूपीएससी की किए। तैयारी किया हूँ, हाँ। अटेम्प्ट दिया हूँ, तो कुल नॉलेज तो है ही। हम्म। करना क्या था कि बीपीएससी को ध्यान में रखकर पीवाईक्यू को देखकर कहाँ से आ रहा है ये सब। तो कोई भी अगर यूपीएससी कोचिंग किए हैं, अगर 1-2 महीना आप स्टेट पीसीएस में लग जाए तन्मयता से तो निकल जाए। ये आप जितने आसानी से इन्होंने ये बात कहा है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये बात बहुत आसान लगता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ और देखता हूँ। जिस तरह से आपने सर बोला कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी किए हों, स्टेट पीसीएस निकल ही जाता है, तो वो लोग सुन लें जिन्हों को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं फिर से आना चाहूंगा वो शेड्यूल सर। चलिए, ये आपके लिए आसान है क्योंकि आज आप उस मंच पे हैं कि आप निकाल चुके हैं, लेकिन मैं वो शेड्यूल जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को बताएं कि अगर जैसे आपने कहा कि यूपीएससी आप पढ़ें अच्छे से तो आप यूपी पीसीएस निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या स्टेट पीसीएस जहाँ के भी हो आप निकाल सकते हैं। तो वो बताइए कि ये जो विचार आप इतने सहजता से ला रहे हैं वो आया कैसे? बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके पास ये विचार नहीं आते हैं। ये सब कॉन्फिडेंस की बात होती है। आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा ना, सकारात्मक रहेंगे ना, बहुत ज्यादा सकारात्मक। मैं इस बीच 1.5 सालों से बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा हूँ। ना जैसे शब्द ही नहीं आता है। यहाँ तक कि जब फाइनल रिजल्ट आ रहा था ना, तो ना थी ही नहीं कि नहीं आएगा, कभी दिमाग में नहीं आया। एक पेज निकाला, हाँ इसमें नहीं है, अगला पेज में तो होगा ही। ये देखा अच्छा इसमें भी नहीं है, अगला पेज में होगा, अगला पेज में अगला होना, इसमें तो जरूर होगा। देखा हाँ नहीं है, तो वो आ गया पेज, अरे हाँ है, सीधी सी बात। मुझे लगता है सकारात्मक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सकारात्मक रहेगा और थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ेगा ना, तो उसका होता है सिलेक्शन। मैं ऐसा अनुभव किया। ये बहुत बार सर मैं वर्ड सुनता हूँ, ईमानदारी। तो जब ईमानदारी शब्द आता है तो लोग कहीं न कहीं इसको अपने मतलब व्यापार से या ऐसे संबंधों से जोड़ते हैं। पढ़ाई में ईमानदारी शब्द कहाँ तक मतलब ये लायबल होता है? इसकी सार्थकता जब लोग पढ़ाई से लेकर लोग समझते हैं, ईमानदारी शब्द को पढ़ाई के साथ कैसे उसकी सार्थकता सिद्ध होती है? लेकिन एक ईमानदारी तो ये है कि जो काम करने आए हैं, पढ़ने हैं तो वही पढ़ेंगे, केंद्र बिंदु में उसी को रखेंगे। जीवन के अन्य पड़ाव हैं, अन्य पक्ष हैं, उसको भी जीना है। पार्टी करना है, बर्थडे मनाना है, अन्य चीज करना है, लेकिन जो पढ़ने हैं वो केंद्र बिंदु में रहनी चाहिए। अगर वो केंद्र बिंदु में आपका है तो समझिए ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। और दूसरा, केवल बहुत तेज है, खूब तेज है, खूब जानकारी रख रहा है, उससे भी मुझे लग रहा है सिलेक्शन ये नहीं कि हो ही जाएगा। अपने अंदर विनम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्री है, मेन से इंटरव्यू है। अभी एक मार्कशीट देख रहा था, अभी तक के GS1 GS2 में हाईएस्ट मार्क्स लाए पूरा, अभी तक जितना लाया हाईएस्ट मार्क्स लाए थे वो। लेकिन इंटरव्यू में पता है 40 नंबर मिला है उनको। मतलब मेरा 85 नंबर मिला है, वो हाईएस्ट मार्क लाए, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तभी तो अभी तक 200 पार कर गए थे GS2 में, और GS1 में 190 से क्रॉस कर गए थे। मैंने उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू में कम क्यों आ गया? जानकारी तो कम नहीं होगी। यानी हो सकता है इंटरव्यूअर से कुछ ऐसे बोले होंगे, या फिर उनके अंदर एक होता है ना घमंड जैसी चीज, भावना, या फिर कुछ उस तरह किया होंगे जैसे लगे कि नहीं। तेज होने बड़ी बात नहीं है, तेज होने के साथ विनम्र रहिए, और जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको एक सेवक बनना है, तो सेवक का गुण होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अधिकारी, मेरे अंदर कभी अधिकारी की फीलिंग नहीं आई, अभी भी नहीं आती है, लगता है सेवक ही तो हूँ। तो ये अंदर बसी हुई है वास्तव में। तो मुझे लग रहा है ये फायदा किया इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में एक्सीलेंट मार्क्स नहीं मिलता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तेज है इसका मतलब ये नहीं सिलेक्ट हो जाए। तो जैसे मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ईमानदारी का मतलब कई बार पढ़ाई में हम लोग ये समझ लेते हैं कि आप पढ़ते रहिए, लेकिन इन्होंने क्लियर किया ईमानदारी का मतलब होता है लक्ष्य केंद्र बिंदु, आपका जो केंद्र बिंदु है उस पर निर्धारित हो, उसके साथ जो आपकी जो नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी हो उसका पालन आप करते रहें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मतलब जो आपने ईमानदारी, विनम्रता और ये सामाजिक जितने भी चहल पहल हैं उनको समायोजित करते हुए 24/7 24 हार का अगर मैं टाइम टेबल आपसे अगर पूछूं किस तरह से मतलब आप उस पर इम्पैक्ट डाल रहे थे, वो मतलब 3 पूरे प्रीलिम्स तक का कि क्या मतलब कब आपने जैसे कुछ तो आपने डिसाइड किया होगा कि अभी मैं सब्जेक्ट देखना है, मुझे फिर मॉक देना है, ऐसा करना है,
तो कुछ तो ऐसा आपने सेक्शन बांटा होगा उस समय पूरा 3 महीने के टाइम को, या फिर आपने बोला पहले मैं PYQ देख लेता हूँ फिर इम्पैक्ट डालता हूँ, तो वो एक दिन से वो 3 महीने के टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए कैसे विकास पंडित आगे बढ़े? देखिए, मेन मेरा यही था कि प्रीलिम्स से निकल जाए, और प्रीलिम्स से मुझे लग रहा है 1-2 मार्क्स से वही लोग छटते हैं जो PYQ को ध्यान से गहराई से उसकी व्याख्या के साथ नहीं पढ़ते हैं। उसी में से 1-2 मार्क्स इधर उधर आता है और फेल हो जाते हैं। PYQ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगा था, 50-60 लगा गया था BPSC का प्री का। प्री हो जाने के बाद मेंस ये था कि UPSC का कोचिंग किया हूँ, कॉन्सेप्ट सारे चीज़ों का मालूम है, और BPSC केंद्रित करना है। छोटा छोटा उसी UPSC वाला जो पार्ट है उसमें से थोड़ा सा नोट्स लगा के BPSC में बना लिया। तो एक समरी था, एक छोटा सा पतला सा बुकलेट बना लिया था। तो क्योंकि मैं पहले सभी चीजें जान रहा हूँ, कोचिंग अब हिस्ट्री का पूरी तरह UPSC को जो कोचिंग किया पूरी तरह नॉलेज है। सही बात। अब केवल क्या देखना था कि BPSC में कौन क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हैं। और वहाँ जब मेंस लिखने गया तो ये नहीं कि जो UPSC में जितना मैं तैयारी किया था BPSC के लिए, नहीं, जैसे कि BPSC में जो नोट्स बनाया था तो ये आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो UPSC का क्वेश्चन किया था तो वहाँ आ रहे थे, तो मैं UPSC में पढ़ा था, वो लिखे, तो वो भी तो योगदान दिया, बैकअप दे रहा था। तो 3 महीना नहीं है, वो समझिए कि 4 सालों से 3 महीना में हो गया होता तो फिर नहीं, आप वो तैयारी पूरी कर रहे थे, लेकिन वो जब समय नजदीक आता है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब वो तो पीछे से हो रहा था। फिर वो आता है कि नहीं कि अब रण में उतर चुका हूँ कि बाल दी विशाल विकराल ज्वाल बाल मानो लंक ले लेबे को काल रसना प्रसारी है, तो मन में ऐसे भाव चलते हैं। तो वो मुझे बहुत लोग देखिए इस तरह से जो है कि धीमी धीमी तैयारियां चलती रहती, बहुत लोग बोले। मैं फिर से आपसे चाहूंगा कि जब आप एक दिन में कैसे आउटपुट निकालते थे, आप मतलब उन स्टूडेंट्स को बताइए जो अभी इसमें हैं स्टेट PCS के लिए या UPSC के लिए, एक दिन को कैसे बेहतरीन आउटपुट के साथ सबके साथ एक सटीक टाइम टेबल, अगर मैं वो ये नहीं मानू बहुत जल्दबाजी में भी नहीं, एक मीडियम लेवल का एक विकास पंडित किस तरह से इस टाइम टेबल को निकालते थे और कैसे वो रात में सोते समय सेटिस्फाइड होते थे उस पूरे अपने शेड्यूल से? देखिए, टाइम टेबल मुझे लग रहा है जो शरीर से स्वस्थ है वो पढ़ेगा, क्या करेगा, पढ़ेगा ही। और शरीर से स्वस्थ जो नहीं है वो इसका मतलब पढ़ नहीं रहा है, कुछ अन्य क्रियाएं करे जिससे स्वस्थ नहीं है। और जो स्वस्थ जो करेगा, मान लेते हैं सुबह जब 5 बजे उठ जाएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही ना पढ़ेंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ठीक टाइम पर आप सोए। तो इसका मतलब ठीक टाइम पर तभी सोएंगे जब दिन भर वैसी क्रियाएं करेंगे जो शरीर को ऊर्जावान रखे और मतलब मोटिवेट रखे, तभी उस टाइम सो पाएंगे, तभी सुबह उठ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे दिनचर्या में जब से योग आ गया, गांधी मंडेला फाउंडेशन में जुड़ गया, तो एक हो गई थी ना 5 बजे उठना। मैं बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि 5 बजे उठूं, 5 बजे उठूं, लेकिन जब ये हो गया कि जुड़ गया योग से, तो जब योग कराने भी लगा, करने भी लगा, तो ये तो जिम्मेदारी हो गई थी नहीं 5 बजे उठना ही है। तो जबरदस्ती में 5 बजे उठ के आता था। यहाँ जब 1-2 घंटा योग कर लेता था तो अपने आप एक होता है ना, मन प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद नकारात्मक चीजें नहीं आती है। उसके बाद सतत दिन भर पढ़ता था, और उतना भी नहीं पढ़ा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बहुत तेज लोग हैं, मैं उतना तेज नहीं हूँ, इस तरह नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं प्रकृति मुझे साथ दी। जैसे कि जो टिक मारे वही सही हो गया, हाँ, जो मैंने तैयार किया वही क्वेश्चन आ गया। इस तरह की चीजें मेरे साथ घटित हुई है। तो उतना तेज नहीं हूँ, लेकिन एक होता है ना, प्रकृति साथ दे दी। और एक चीज मैं कहता था कि मैं मेडिटेशन में अपनाया था कि जैसे शिवानी दीदी है, वो मेडिटेशन कराती है। वो कहती थी कि जिस लक्ष्य को आप रात में सोएंगे उसको रटेंगे कि मैं हो चुका हूँ, होऊंगा नहीं, हो चुका हूँ। तो वो वास्तव में कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें घटित होने लगती है अपने आप, और मैं इसको अनुभव किया हूँ। क्योंकि मैं ये 2 सालों से ऐसे ही प्रयोग करता था, रात में सोते हुए यही सोचता था कि मेरा हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब 30 बार खुद सिलेक्शन हो गया है कह के सोएंगे ना, सुबह उठ जाएंगे। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड कहेगा कि देखो, बहुत पावरफुल होता है, वो कहेगा देखो रात में बोला है, उठ नहीं रहा है सुबह, तो वो जगा देगा। तो कर्म करे, मतलब आपको तो वर्क करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें होती है तो ये काम की, और मुझे लग रहा है उसका ही प्रभाव रहा है कि मैं सकारात्मक हो गया, बहुत ज्यादा सकारात्मक। कोई हाँ हो जाएगा मेरा,
तो जब नकारात्मक चीजें नहीं आएगी तो उसका भी मुझे लग रहा है मन मस्तिष्क प्रभाव पड़ता है इसका। तो चलिए, मैं मतलब आप बहुत सारी चीज़ें, एक प्रश्न में आप बहुत सारे उत्तर को मतलब समेकित करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ अभी आपका जो अगला टारगेट है, मैं तो कहूँगा कि आपने एक छोटा सा स्टेप लिया है, तो आप फिर से अपनी यूपीएससी के लिए लगेंगे। और आप चूँकि आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा, तो उसमें आप जैसे भी यहाँ से आगे के लिए, जैसे ये था, मान लीजिए बहुत लोग ऐसे फिर हर्ष उन जाता है, हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि और फिर वो आगे की चीज़ों को कैसे कंटेम्प्ट करना है, उसके लिए क्या रणनीति आपने बनाया? देखिए, अब तो मेरा ट्रेनिंग शुरू होगा, फिर पोस्टिंग होगी, अब इसी में टाइम निकालना है। एक देखिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा अनुभव होता है कि कुछ चीज़ें अच्छा किया जाए और कम टाइम में भी पढ़ा जाए तो चीज़ें सफल हो जाती है। जैसे कहते हैं कि राक्षस जब तप करते हैं तो सारे देवता अन्य लोग मिलकर उस वो करने का प्रयास करते हैं, भंग करने का प्रयास करते हैं। वहीं जो अच्छे काम के लिए लगा रहता है तो सब लोग सहायता करने लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ईमानदारी से और सही सकारात्मक सोच के साथ और सही काम में लगे रहेंगे तो कम भी मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगा। इसी को मेरे मन में बैठा हुआ है चीज़ है कि अगर वहाँ भी रहूँगा ना, कम भी पढ़ूंगा और ये सब चीज़ें रहेगी तो मुझे लग रहा है 2 घंटा पढ़ूंगा तो 6-7 घंटा का मतलब लेगा। और दूसरा, योग से जो मेडिटेशन के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है, इसका भी वो तो मैं ज़रूर करूँगा। और कहते हैं ना कि अभी तो ये हुआ है कि एक मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी का कितने इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी कड़ी में मैं अभी तो यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर में चयन हुआ हूँ और आगे यूपीएससी सपना है, उसको जरूर पूरा करूँगा। और बस यही। तो बहुत सारी प्रेरणा देकर आप यहाँ से मुखर्जी नगर से जाएंगे और मुझे लगता है कि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको सुने। और मैं तो पर्सनल बहुत चीज़ों को नहीं कहूँगा, लेकिन एक जिस तरह से एक हमारा एक दूरदर्शिता है, जिस तरह से हमारा एक भाव है, उस हिसाब से हमारे ऐसे सभी लोग जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आगे के लिए देख रहे हैं, मन में कभी कभी ऐसे कुंठित हो जाते हैं। उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से, कि जब आप एक बार एक जगह आपके पाँव नहीं थिरक रहे हैं तो आप अपने दूसरे पाँव को आगे निकालिए, आप जरूर थिरकने लगेंगे, जरूर होने लगेंगे। विकास जी, अब मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि बहुत लोग कोई पूछा हो आपसे, बहुत लोग पूछे आप बताएं, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपने ये भी सोचा होगा कि यार ये मैं अपने से बताना चाहता हूँ। वॉलंटरी कुछ 5 मतलब टॉप 5 स्टोरीज ऐसे कुछ अपने पूरे लाइफ से लेके अभी तक का जो आप सोचते हैं कि यार ये मैं अपने से बताऊं, मैं ये बताऊंगा, ऐसा करूंगा। कुछ अगर आपने ऐसा कुछ कंक्लूजन रखा हो कि अगर मैं कभी ऐसा होता, आप बोला कि मैं रोज सोचता था सोते समय, तो आप ये भी सोचते रहे होंगे कि मैं अगर कभी होऊंगा तो मैं ये बताऊंगा, ऐसे किया तो कुछ टॉप 5 कंक्लूजन। ये तो टॉप क्वेश्चन हो गया, सोचना पड़ेगा। ये चीजें है कि जैसे और चीज सोचता हूँ, जैसे मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा। हाँ। इस संदर्भ में भी सोचता हूँ कि ब्लॉक में जाऊंगा, अगर ब्लॉक मिला तो वहाँ योगा से संबंधित चीज़ें कराऊंगा, जो आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करूंगा, जो आ रहे मुद्दे। इसके अलावा अन्य क्या सोच रहा था अब तब कहती है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि इस पद पे आने के बाद बहुत सारी चीजें चल रही होती दिमाग में। तो क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा ये वॉलंटरी क्वेश्चन आपके लिए था, लेकिन आपने सब कुछ पहले ही परोस दिया था। तो मुझे लगता है मैं जो व्यंजन इस मंच से, गांधी मंडेला फाउंडेशन के मंच से जो व्यंजन परोसा गया है, उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये इसको प्रसारित करिए। और विकास जी ने एक चीज कहा है कि योग का उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मैं यही चाहूंगा कि इस मंच को, ये जो मंच है उसका विस्तार आप जहां भी जाएं करें,
वो जहाँ भी जाएं वहाँ अंकुरित होकर एक नए पौधे को बनाएं, एक वृक्ष को बनाएं, क्योंकि आपका मेरे हिसाब से ट्रांसफर भी होगा, तो जितना ज़्यादा ट्रांसफर होगा उतने ब्लॉक में आप पहुँचेंगे और वहाँ पे गांधी मंडेला फाउंडेशन का जो ये मंच है, जो योग शाखा का मंच है, पूरी तरह से खिलता रहेगा और मुस्कुराता रहेगा।